हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जैसे कक्षा 11 में जो तीसरा चैप्टर शुरू किया है, वो तीसरा चैप्टर हमारा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स अब तक पाए गए हैं उन तत्वों का हम लोगों को अध्ययन करना है, उनको क्लासिफाइड करके, उनको बांट करके। और जितने भी एलिमेंट्स अब तक हैं कक्षा 10 में आवर्त सारणी का जो हम लोगों ने पढ़ा था तीसरे चैप्टर में, उसी तीसरे चैप्टर का यहाँ विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है। जितनी बातें कक्षा 10 में हो चुकी थी उतनी बातें सेम टू सेम फिर आपके कक्षा 11 के इस चैप्टर में होगा। और उसके बाद फिर जो होगा, जो आपके चैप्टर का नाम रखा गया है कि आवर्त तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तिता। तो ऐसे सिचुएशन में जो आवर्तिता की सिचुएशन है, आवर्तिता की जो बात है, वो आवर्तिता जो होगी वो आपका सेकंड टॉपिक हम लोग बनाएंगे, और जो तत्वों का वर्गीकरण उसे हम लोग फर्स्ट टॉपिक बनाएंगे। मतलब क्या होगा कि पूरे चैप्टर को हम लोग दो भागों में तोड़ करके पढ़ेंगे। एक आपका हो जाएगा तत्वों का वर्गीकरण और एक हो जाएगा तत्वों की आवर्तिता। तो आवर्तिता की बात हम लोग जब शुरू करेंगे तब देखेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया होगा। लेकिन अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी बात ये चीज़ होगी जो कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए, अब बात हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया, तो आपके सामने प्रश्न उठता है कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, क्यों आवश्यकता पड़ी तत्वों का। तो हमारी शुरुआत यही होती है कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता, यानी इसका नीड क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों हुई। क्या अगर हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं करते तो क्या हम उनके बारे में नहीं पढ़ पाते। तो आवश्यकता क्यों पड़ी, और आवश्यकता ही क्या होती है, किसी भी नए चीज़ के लिए वो प्रेरित करती है। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यानी जो आवश्यकता पड़ गई वर्गीकरण का, तो वर्गीकरण आ गया आपके सामने। तो इस तरह से तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए बात की जाती है कि जितने भी तत्व खोजे गए थे उस समय, उन सारे तत्वों के बारे में जब अध्ययन करना शुरू किया तो ये चीज़ पाया गया कि थोड़ा कठिनाई महसूस होने लगी, सरल कार्य नहीं था। और जैसे जैसे उसमें नए तत्व जुड़ते गए, नए रूप में और एलिमेंट्स उसमें आते गए, और कठिनाई बढ़ती गई। तो इन कठिनाई को दूर करने के लिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि ताकि हम जो है बड़े आसानी से तत्वों को क्लासिफाइड करने के बाद उनका अध्ययन कर सके। यानी एक ही जवाब इसका सीधा सीधा आता है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता यदि है तो किस लिए है, ताकि तत्वों के जो अध्ययन हैं वो हमारे लिए आसान हो जाए। और केवल तत्वों का ही नहीं, जितना भी क्लासिफिकेशन आप करते हैं सब में बातें आती है कि जब भी हम कोई चीज़ क्लासिफाइड करते हैं तो सुविधा के लिए करते हैं। कोई फंक्शन होता है, सारे काम को हम डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं सुविधा के लिए। आप होमवर्क करते हैं घर पे, क्लासिफाइड कर देते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, वो क्लासिफाइड का ही एक रूप है, क्योंकि तब हमें अध्ययन में सुविधा आ जाती है। क्लासों में घंटियाँ चलती हैं, क्लासिफाइड करके चलती हैं। आप कोई भी काम करते हैं तो अलग अलग स्टेप में करके करते हैं, ताकि उस काम को बड़े आसानी से आप कर लें। तो इस तरह से ये तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता जो हमारी है इसीलिए है, ताकि हमें अध्ययन में सुविधा हो जाए। अब हम बात करते हैं कि तत्वों को जो बांटा गया था, वो तत्वों को बांटने के लिए क्या स्टेप्स अपनाए गए थे। देखिए, दो स्टेप अपनाए गए थे, दो स्टेप अपनाए गए थे। दो बातें हमें देखनी है तत्वों के वर्गीकरण के लिए। एक तो हम देखेंगे जो होगा, एक बात तो हम इस चीज़ को देखेंगे, एक हम कहेंगे कि प्रारंभिक अवधारणा। देखिए, दो बात आएगी आपके सामने। एक आती है प्रारंभिक अवधारणा, प्रारंभिक अवधारणा, इसको हम प्राचीन के नाम से भी कह सकते हैं कि प्राचीन अवधारणा। ठीक। और दूसरा अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं आधुनिक अवधारणा। मतलब इन दोनों के हिसाब से तत्वों को क्लासिफाइड किया गया था, तत्वों को बांटा गया था। अब एक की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज के जो टॉपिक में हमारा मेन चर्चा होगा, जो कि आपके कॉपी पे लिखने के लिए दिया जा चुका है पिछले दिनों और आज मिला करके, तो ये क्या है, प्रारंभिक अवधारणा की चर्चा करेंगे। प्रारंभिक अवधारणा में क्या है कि प्राचीन अवधारणा, मतलब जो पहले की अवधारणा थी, और उस पहले की अवधारणा में कुछ अलग अलग साइंटिस्ट के नाम आएंगे कि जो तत्वों को क्लासिफाइड करेंगे। और उन साइंटिस्टों में सबसे पहला नाम अगर आता है तो प्राउस्ट का नाम आता है। प्राउस्ट, इसे हम बोलते हैं प्राउस्ट की परिकल्पना। तो प्राउस्ट की परिकल्पना। दूसरे नंबर पे बात आता है, एक नाम आता है डोबेराइन। तो डोबेराइन का त्रिक सिद्धांत एक हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है।
त्रिक सिद्धांत, ठीक है। और तीसरी बात जो आती है, एक बात आता है न्यूलैंड बोलते हैं हम लोगों ने, न्यूलैंड, कहीं कहीं न्यूज़लैंड भी लिखा होता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए ये तीन नाम आपके सामने हैं, इन्हीं तीनों नामों में से आपको देखना है कि कुल मिला जुला करके जो हमें पढ़ना है, ये तीन नाम हमारे सामने आते हैं उठ करके, और इन्हीं तीनों नामों में से हमें अध्ययन करना है। अब ये तीनों नामों में ऐसा नहीं है कि नया नाम है, इन तीनों के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में यानी 10 में पढ़ चुके हैं, एक एक की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। देखिए जब प्राउस्ट की बात करेंगे, प्राउस्ट की परिकल्पना, प्राउस्ट की बात जब करेंगे तो प्राउस्ट क्या थे, आप देख रहे हैं कि जो प्राउस्ट थे उनके अनुसार ये माना गया था कि जो हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है, क्योंकि हम तत्वों के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने कुछ तत्वों के बारे में एक सीरियल से हम लोग याद करते हुए भी आ चुके थे कि हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरान होता है, कार्बन, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, नियान, ऐसे तमाम। तो हाइड्रोजन को उन्होंने एक मानक माना था, और मानक मानने के साथ साथ इसको उन्होंने कहा कि ये सबसे हल्का तत्व है। कौन सा तत्व है? सबसे हल्का तत्व है। और इस आधार पर उन्होंने ये कहा था, देखिए कि हाइड्रोजन को सबसे हल्का तत्व होने के कारण मूल इकाई मान लिया था, और मूल इकाई मानने के बाद ये देख रहे प्राउस्ट की परिकल्पना है, और इस तरह से उन्होंने माना कि हल्का होने का उसे एक इकाई मान लिया, और कहा कि तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है, अब देखिए परमाणु को, अब यहाँ जैसे कोई तत्व है, यहाँ जो लिखा जाता है उसे परमाणु भार हम बोलते हैं, या उसे हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, और यहाँ जो होता है उसे हम क्रमांक बोलते हैं। तो उन्होंने क्या कहा प्राउस्ट ने कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के सरल गुणक होते हैं। तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान हैं वो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? गुणक होते हैं। क्या होते हैं? गुणक होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब धीरे धीरे परमाणु द्रव्यमान की जब बात हुई, परमाणु द्रव्यमान में क्या हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ कर के आए हुए, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है परमाणु द्रव्यमान के बारे में कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के होते हैं परमाणु का भार या परमाणु द्रव्यमान। तो उन्होंने कहा कि जितने भी तत्व आएंगे, जितने भी तत्व खोजे गए हैं, उनकी जो द्रव्यमान की संख्या है या उनके जो परमाणु की संख्या, परमाणु का भार है, वो हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल, ध्यान दीजिएगा, सरल गुणक होते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स खोजे गए, देखिए परंतु कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में नहीं पाए गए। जैसे होता क्या है कि दशमलव में आ गए, जैसे सोडियम का है परमाणु द्रव्यमान 23 लिखते हैं, ये अब आप देखते हैं कि ये पूर्णांक में। लेकिन यदि क्लोरीन को देखते हैं Cl को, तो ये दशमलव में है, ये 35.5 होता है। तो इस तरह से ये 35.5 जब होता है तो ये आपका सरल गुणक उसके कैटेगरी में, उसमें हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो प्राउस्ट की परिकल्पना थी वो की पूरी प्राउस्ट की परिकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया गया, क्योंकि सारे तत्वों पर यह नियम लागू नहीं हुआ। अब दूसरी की बात आती है डोबेराइन का त्रिक सिद्धांत। देखिए डोबेराइन का त्रिक सिद्धांत, यहाँ नाम है त्रिक सिद्धांत। इन्होंने लिया कि डोबेराइन महोदय ने, कि इन्होंने क्या कहा कि यदि 3 समान गुणधर्म वाले, 3 की बात इन्होंने किया था। देखते हैं डोबेराइन के त्रिक सिद्धांत को। 3 समान गुणधर्म वाले तत्वों को यदि एक साथ रखा जाए, वो भी कैसे? उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, यानी उन्होंने कहा कि 3, हम बात करते हैं कॉपी में लिखा है आपके, कि 3 समान गुणधर्म वाले तत्वों को परमाणु, ध्यान देना इसी बात को, कि परमाणु भार के क्रम में हो। ये आपके लिए पॉइंट महत्वपूर्ण है कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ध्यान दीजिएगा, बढ़ते क्रम में जब रखा उन्होंने तो पाया क्या कि पहला तत्व, पहला और तीसरा तत्व का जो भार होता है उसका माध्य, उसका अनुपात जो होता है वो दूसरे तत्व का भार होता है। क्या समझ में आया? कि जैसे मान लीजिए कोई तत्व है A है, कोई तत्व B है, कोई तत्व C है।
और उन्होंने इस चीज़ को देखा, एक तत्व ए बी सी यानी 3 को माना, तो उन्होंने ये कहा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार, ध्यान दीजिएगा, बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे के तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। यानी एक रेशियो होता है, एक औसत होता है, किसका? बीच वाले का। कब? जब 3 तत्वों को समान गुणधर्म वाले को एक साथ रखा जाता है, वो भी कैसे? परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में। तो इस तरह से परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में जब रखेंगे तो उन्होंने कहा, डोबेराइन ने कहा कि जब समान गुणधर्म वाले तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में 3 तत्वों को एक साथ रखा जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले तथा तीसरे तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने लिया, अब मान लीजिए उदाहरण के रूप में अगर लिया जा रहा है, एक तत्व लिया गया लिथियम, एक तत्व लिया गया सोडियम, एक तत्व लिया गया पोटेशियम, ठीक है। अब देखते हैं लिथियम का जो ये तत्व हैं आपके, अब इनके परमाणु भार को बात कर लें। ध्यान दीजिएगा, आपने लिखा बढ़ते हुए, तो बढ़ते हुए व्यवस्थित करेंगे। इसका 7 होता है, इसका 23 होता है, इसका 39 होता है, ये रख दिया। तो अब जब इनका नियम कह रहा है, किसका? डोबेराइन का नियम कह रहा है कि जब परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में 3 तत्वों को व्यवस्थित किया जा रहा है तो उसमें पाया क्या जा रहा है कि पहले और तीसरे तत्व का जो औसत है वो दूसरा तत्व हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं, तो इनका अगर हम माध्य देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि परमाणु जो भार हैं, या सीधे कहें भारों का माध्य, ये आपका जो होगा, तो आप देख रहे हैं कि पहले और तीसरे की बात है, तो पहला कितना है? 7 दे रहा है, तो 7 और प्लस तीसरा कितना? 39, और फिर बटे कर देंगे 2। तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये आपका टोटल हो जाएगा 46, और इस तरह से बटे 2, तो 23 जो आपका है वो 23 अपने आप यहाँ दिख जा रहा है। देखिए सोडियम का कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। तो इस तरह से ये डोबेराइन का त्रिक सिद्धांत था, ठीक। ऐसे तमाम थे, लेकिन एक चीज़ था, डोबेराइन के त्रिक सिद्धांत के बाद जब और तत्वों की खोज हुई तो उसमें कुछ ऐसे तत्व आए, जैसे आपका Fi लोहा होता है, CO कोबाल्ट होता है, Ni निकिल होता है। इनमें जो परमाणु भार थे वो गुणधर्म लगभग समान होते हुए भी इस नियम का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए डोबेराइन का त्रिक सिद्धांत भी क्या कर दिया गया? गलत सिद्ध कर दिया गया, ठीक। अब इसके बाद जो था वो आता है तीसरे नंबर पे न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है। देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम बहुत ही आसान है। इसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से संगीत के पहले अक्षर की समानता 8वें अक्षर से होती है, वैसे ही एक तत्व का परमाणु भार अगर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म में समानता दर्शाते हैं। जैसे संगीत का स्वर हम लोग जानते हैं, जैसे होता है, एक होता है सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा। अब यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख रहे हैं कि पहले अक्षर की समानता 8वें अक्षर से हो रही है। देखिए यहाँ भी सा है, यहाँ भी सा है, तो यह सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये संगीत का स्वर है और यहीं से संगीत की शुरुआत की जाती है। तो ये देख रहे हैं कि पहला अक्षर जो है वो 8वें अक्षर में समानता दर्शा दे रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से न्यूलैंड ने कहा कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, एक चीज़ देखना भाई कि जो हम लोगों ने कहा कि ये 2 ग्रुप में हम लोग डिवाइड करेंगे, प्रारंभिक और आधुनिक में, तो प्रारंभिक में सारा दारोमदार परमाणु भार ही है, परमाणु भार के ही बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं, चाहे वो प्राउस्ट की बात हो, चाहे डोबेराइन का हो, चाहे हम न्यूलैंड की बात करें। तो न्यूलैंड पे आ जाते हैं हम लोग। तो हम लोग न्यूलैंड में देख रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ को देखा और कहा कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व जो है वो 8वें तत्व के गुणों में पहले तत्व के गुणों में समानता दर्शाता है। यानी पहला तत्व और 8वां तत्व अपने गुणों में क्या करता है? समानता दर्शाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं डोबेराइन के सिद्धांत के अनुसार कैसे, आइए देखते हैं। अब जैसे तत्व अगर रखें हम तो देख रहे हैं तत्व के बारे में, पहला तत्व यहाँ पे उन्होंने रखा था हाइड्रोजन, दूसरा रखा था लिथियम Li, फिर रखा था Be बेरेलियम, बोरान, क्रम से जो भी खोजे गए थे उस समय रखे गए थे, बोरान के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, तो ये तत्व रखे गए थे। अब देख रहे हैं कि संगीत का स्वर समान दर्शा रहा, कैसा दर्शा रहा? सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, फिर सा आ गया। तो इस तरह से पहला अक्षर जो है वो 8वें अक्षर में समानता दर्शा दिया।
उसी तरह से इसी नियम के आधार पर उन्होंने कहा कि जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहला तत्व जो होगा वो 8वें तत्व के गुणों में समानता दर्शाता है। तो समानता इसी तरह से दर्शा रहा है, देख रहे हैं हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो गुणधर्म होता है वही फ्लोरीन का गुणधर्म होता है। अब एक आध गुणधर्म की चर्चा अगर हम कर लें तो और आसानी से थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके बाह्यतम कोश में अष्टक नियम को पालन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि 1s1 होता है और यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। 1 मिल जाए इसको तो ये यस में 2 पूरा कर लेगा। उसी तरह से फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। अब 9 होता है तो इसको अगर देखें बांटे हैं 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2s2 2p5 2 2 4 5 9। अब पी में मैक्सिमम कितने होते हैं 6 हो सकते हैं, तो 1 अगर और मिल जाए इसको तो 6 कर लेगा। तो इस तरह से ये आपका 8 इसमें मतलब पूर्ण रूप से भर जाएगा। तो जब 1 का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को भी चाह रहा है, 1 का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को भी चाह रहा है, तो गुणों में समानता होगा कि नहीं हो गया? हो गया। तो इस तरह से जिस तरह से ये संगीत के अक्षर आपस में समानता दिखा दे रहे हैं पहला और 8वां, ऐसे तत्व जो है वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया तो पहला और 8वां समानता दर्शा दिया। तो इस तरह से ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था, ठीक है। लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं कमी थी और यह नियम जो था भी एक तरह से परमाणु भारों वाले तत्वों के लिए ही सिद्ध हुआ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रारंभिक अवधारणा परमाणु भार पर ही ज़्यादातर फोकस किया था, तो इसलिए परमाणु भार के, लेकिन ये नियम जो है वो गलत हो गया। इसलिए जो भी प्रारंभिक अवधारणाएँ थी, चाहे वो हम लोग देखा कि चाहे वो प्राउस्ट की परिकल्पना थी, डोबेराइन का, न्यूलैंड का था, कुछ हद तक उस समय के लिए थे, लेकिन जैसे जैसे तत्व को बढ़ते गए, तत्वों की खोज होती गई, सारे नियम गलत हो गए। उसके बाद आधुनिक अवधारणा की बात आती है। आधुनिक अवधारणा में मेंडलीफ की जितनी बातें हैं कक्षा 10 में चूँकि आप पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ भी पढ़ना है। अब इसके लिए अगले सेशन की हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।